नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीडी के सेट नंबर 20 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जीके और जीएस के प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले एक वीडियो आज अपलोड किया गया था जिसमें आपका सेट नंबर 2 था और उस सेट नंबर 2 में आपके रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व किया गया था। रीजनिंग के प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किया गया था बहुत ही बेसिक तरीके से। कई छात्र छात्राओं का ऐसा डिमांड था कि रीजनिंग का क्लास स्पेशल लिया जाए। इसी के लिए हम लोगों ने, चूँकि एग्ज़ामिनेशन आपका मार्च से एक संभावित है, हो सकता है वो अप्रैल में जाए, मतलब नहीं है। मार्च में हम लोग ऐसा टारगेट लेके चलेंगे कि एग्ज़ामिनेशन मार्च में होगा और उसी के आधार पर हम लोग अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, बूस्ट करेंगे। रीजनिंग में 50 प्रश्न होंगे और हम लोगों का क्या टारगेट है कि 48 तक अचीव करना है। कम से कम इतना तो लाना ही है। और अगर आप यहाँ से क्लास को करते हैं, जितने भी क्लास कराए जाते हैं, उस वीडियो को आप देखते हैं, तो रीजनिंग आपका यहाँ से 48 आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चूँकि एकदम बेसिक, जो कि बिल्कुल भी पहली बार पढ़ रहे होंगे, उन्हें भी समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का, इस सेशन का, सेट नंबर 20 के जीके और जीएस के प्रश्न के साथ। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप हैं वहाँ पे आप शेयर कर लेंगे, ताकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या होता है कि रीजनिंग का बेहतर कंसेप्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, पेड बैच में भी जाते हैं तो इतने जल्दी तरीके से समझा दिया जाता है कि जो बिगिनर होते हैं उन्हें परेशानी होती है, नहीं समझ पाते हैं पहली बार में। तो आप यहाँ से जुड़ेंगे, आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चार मीनार, जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, ठीक है, यह कहाँ पे स्थित है? चार मीनार आपका हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है, हैदराबाद, तेलंगाना। तो वहाँ पे भारत में स्थित एक स्मारक है चार मीनार। और इस चार मीनार का जो है निर्माण जो है वह इस्लामिक शैली में निर्मित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को प्रीति सेनाय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यह पुस्तक एक बायोग्राफी है, आत्मखोज है करने वाली एक महिला की यात्रा पर आधारित है। ठीक है, सितंबर 2018 में इस पुस्तक को वेस्टलैंड प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। हालांकि यह प्रीति सेनाय का आत्मकथा नहीं है, ये किसी महिला के बारे में है। ठीक है, इसमें एक महिला की आत्मखोज, खुद को खोज करने वाले हैं, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसके आधार पर, मेघालय में। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष चेरी ब्लॉसम मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन मेघालय के शिलोंग में मुख्यमंत्री कनरॉड के संगमा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि, यानी कि जो सेविंग है, सेविंग राशि, जमा राशि का %% नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका अकाउंट है, तो जरूरी नहीं आपको जब मन करेगा तब निकाल सकते हैं ना, तो इसके लिए एक रिजर्व अमाउंट रखना पड़ता है आरबीआई, नॉर्मल जो कॉमर्शियल बैंक है उनको। तो पूछा जा रहा है कितने पैसे निकालने आ सकते हैं, तो कितना प्रतिशत जो है नकदी के रूप में उनको रखना होता है? तो उन्हें 15%, जो उनका ऑथराइज कैपिटल होता है उसका 15% जो है उन्हें एज ए कैश के रूप में रखना पड़ता है, रिजर्व, ताकि कभी भी अगर कस्टमर विड्रॉल करने आए तो उसे कैश उपलब्ध हो। प्रश्न संख्या 5। डैश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। प्रश्न को फिर से समझेंगे। कह रहा है कि डैश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। तो यह कौन है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, निवेश बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? पूछा गया है कि विशेषता संघीय सरकार की नहीं है। अब देखिए,
संघीय सरकार की विशेषता की अगर बात करें तो यहाँ दोहरी सरकार होती है, ठीक है ना, दोहरी सरकार राजनीति होती है, तो यह इसका विशेषता है। संविधान में इसकी सर्वोच्चता होती है, यानी कि संविधान ही सर्वोच्च होता है, तो सही है, लिखित संविधान होता है, लेकिन एक सदनीय विधायिका नहीं होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन विशेषता नहीं है। इसके अलावा आप द्विसदन के बारे में जान चुके हैं, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप होता है जो कि भारत में है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका होते हैं, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, ठीक है। संविधान क्या होता है, कठोर, हालांकि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होता है, ठीक है। विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, ये सब होता है। एक सदनीय विधायिका की अगर बात करें तो नहीं होती है, जैसे आप जानते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, तो एक सदनीय वाला तो काम यहाँ पे होना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके माध्यम से इस तरह का प्रावधान किया गया था? क्या प्रावधान किया गया था, एक बार इसे पढ़ लीजिए, है ना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की जो विधानसभा है उसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था। तो इसे साथियों संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में 17वां संविधान संशोधन, है ना, इसके माध्यम से जो है वो दिल्ली एनसीआर राजधानी जो है क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में से ऐड किया जाता है। यानी कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो उसमें इस दिल्ली जो है ना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और पुदुचेरी के लोग, यानी कि जो भी उसके होंगे वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। यहाँ के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे, लोग नहीं होंगे, है ना, फ्लो में मैंने बोल दिया लोग नहीं रहते हैं, जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है ना, राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुदुचेरी, ये सभी जो है निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ना, निर्वाचित, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राष्ट्रपति को वोट करते हैं। तो ऐसा हुआ था। यह संविधान संशोधन 1992 में 17वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। प्रश्न संख्या 8, भारत में प्रथम गौ कैबिनेट यानी कि काऊ कैबिनेट, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? तो सबसे पहले इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना था जहाँ पे गौ कैबिनेट का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मिजोरम में पड़ता है, ठीक है। इसे 1991 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया था या मान्यता प्रदान की गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 10, 10वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो इस पुस्तक को सरबप्रीत सिंह के द्वारा लिखा गया था, जिसका शीर्षक है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984। आप याद रखेंगे, सरबप्रीत सिंह। प्रश्न संख्या 11, खाज यानी कि एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से होता है, यानी कि अधिकतम? तो ये कहाँ पे होता है? स्किन पे होता है ना, एक्जिमा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह जो है अधिकतम आपको देखने को मिलेगा बच्चों में, मगर किशोरावस्था यानी कि जब उनका स्टार्टिंग होते हैं वो 17, 18, 19, 20, 22 ऐसे होते हैं, तो इस समय तक यह बना रहता है, ठीक है। 12, 14 तक भी रहता है, कभी कभी देखते हो कि बुजुर्ग लोगों में भी हो जाता है ना। तो एक्जिमा त्वचा की एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें खुजली होती है, ठीक है ना, और उसमें क्या होता है, जगह जगह फटने लगता है, चटकने लगता है, रूखा हो जाता है पार्ट। चलिए प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है, कहाँ की रहने वाली है? ठीक है, तो वह साथियों महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इनका जन्म 1996 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और 2017 में इनके द्वारा महिला क्रिकेट विश्व कप में 2 शतक लगाए थे इन्होंने। आप याद रखेंगे 2017 में महिला विश्व कप में 2 सेंचुरी लगाई थी इन्होंने, 2 सेंचुरी लगाई थी। और आईसीसी का
बेस्ट क्रिकेट खिताब इन्हें 2021 में दूसरी बार इन्हें मिला था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13, और इनसे जुड़ा एक और प्रश्न हो सकता है कि IPL महिला जो विमेंस प्रीमियर लीग था, विमेंस प्रीमियर लीग, ठीक है, जो हुआ था आपका 2023 का, तो उसमें पूछा गया था कि सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी थी, तो स्मृति मंधाना ही बनी थी, RCB की तरफ से सबसे महंगी खिलाड़ी थी। इसे भी आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 13, कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? सड़कों की जो धातु बनाई जाती है उसमें बिटुमेन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिटुमेन जो होता है वह पेंट बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, खास बात यह होती है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु के लिए भी इसका यूज होता है, भगाने के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14, डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग होते हैं? तो यह आपको तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन्स, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, मस्तिष्क से संकेत भेजते हैं, सिग्नल भेजता है, और क्या करता है, सिग्नल रिसीव भी करता है, प्राप्त भी करता है। एक न्यूरॉन्स जो होता है उसमें 3 भाग होते हैं, एक न्यूरॉन्स में 3 भाग होते हैं। एक होता है डेंड्राइट शरीर कोशिका, जिसमें सोमा भी कहा जाता है, और न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, जो कि क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्या होती है, इकाई होती है, क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र में GNP का पूर्ण रूप क्या होता है ना, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP पूछा जा रहा है। तो यह होता है साथियों ग्रॉस नेशनल, देखिए GNP का पूर्ण रूप क्या हो गया, ग्रॉस, अभी मैंने बताया ग्रॉस नेशनल, हालांकि तो लिखा हुआ है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसको अगर हिंदी में साथियों बोलें तो इसका मतलब होगा सकल नेशनल, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, GDP, जितना आपका GDP होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, उसमें क्या करना होगा, जो विदेशों से है, तो विदेशी शुद्ध संपत्ति आय, विदेशों से जो शुद्ध संपत्ति आय होती है, शुद्ध संपत्ति आय, उसको अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, घरेलू तो आपका आ ही जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसके साथ विदेश से होने वाली जो शुद्ध संपत्ति आय है उसको अगर आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, GDP मिलेगा। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपूर सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा, और जिसे मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे हैं, तो यह है आपके वैकोम मोहम्मद बशीर। इनके बारे में अगर बात की जाए तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है 1982 में। 1982 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, और 1993 में वलोथल पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया है। उनका संबंध बेपुर सुल्तान के नाम से, उन्हें अगर बात करें तो इसको बेपुर सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। इनको अन्य नाम दिया गया, जैसे होता है ना उपनाम देना, तो इन्हें बेपुर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है वैकुम मोहम्मद बशीर को। प्रश्न संख्या 17, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? उन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बारडोली सत्याग्रह का उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था 1928 गुजरात में। और इसी आंदोलन के दौरान वहाँ की जो बारडोली की महिलाएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को, वहाँ की जो महिलाएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कह के संबोधित किया था, और बाद में महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो आप ऐसा कह सकते थे कि पहली बार इन्हें सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं के द्वारा प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 18, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, यह एक प्रकार का वन्य अभ्यारण्य है जिसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। सिरोली लिली या रूप में लिलियम मलिकिया का एकमात्र प्राकृतिक आवास है।
नहीं समझे? फिर से बताते हैं। यह जो सिरोही लिली है, ठीक है, वह जो है वह लिलियम मैक्लिनिया एक प्रजाति है, उसका एकमात्र प्राकृतिक आवास है। प्रश्न संख्या 19, भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो बॉम्बे है, मुंबई, वहाँ पे कताई मिल के रूप में, ठीक है ना, पहली कॉटन मिल को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसे स्थापित किया गया था 1854 को। 22 फरवरी 1854 को भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल को की स्थापना की गई थी, ठीक है। और पहले भारतीय कपास मिल द बॉम्बे स्पिनिंग मिल 1854 में कावासाजी डाबर के द्वारा खोला गया था। उनका पूरा नाम है कावासाजी नानाभाई डाबर। प्रश्न संख्या 20 नंबर साथियों, प्रश्न में पूछा गया है कि शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में डैश की स्थापना की थी। उनके द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की गई थी 1875 में। किसके लिए? कि भारतीयों में अपने देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए ऐसा प्रयास किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। चलिए, प्रश्न संख्या पूछा गया है 21। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है, एक पॉइंट, जैसे कि उनके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार नाम का पत्रिका भी प्रकाशित किया गया था। अमृत बाजार नाम का पत्रिका है ना, यह भी उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए, प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है कि डैश स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेट राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो साथियों, चिन्ना स्वामी का है, एक साइड है, वह एक साइड जैसे होता है ना 4 साइड, हालांकि 4 क्या, एक सामने और पीछे है ना, पवेलियन इन, और ये होता है। तो एक साइड, एक दीवार जो है वह क्रिकेट राहुल द्रविड़ के नाम से, जिसे द वॉल के नाम से जाना जाता था राहुल द्रविड़ को, है ना। तो यह चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में एक दीवार है। इस पर 3 शब्द कमिटमेंट, क्लास और कंसिस्टेंसी लिखा हुआ है, ठीक है। कमिटमेंट, क्लास और कंसिस्टेंसी, CCC, है ना, ऐसा लिखा गया है। ये तीनों शब्द राहुल द्रविड़ के पर्सनालिटी को बयां करते हैं। क्या बयां करते हैं? तो क्रिकेट की दुनिया में द्रविड़ को उपनाम द वॉल के नाम से जाना जाता है। 10,000 टेस्ट रनों का जश्न मनाने के लिए 10,000 ईंट से इस दीवार को बनाया गया था। प्रश्न संख्या 22 डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। एक बार प्रश्न को फिर से समझते हैं। कह रहा है कि कौन सी नदी पीर पंजाल पर्वत के समानांतर, यानी कि पैरेलल, है ना, समानांतर उत्तर पश्चिम में। तो आपका नॉर्थ यहाँ है, साउथ इधर है, वेस्ट इधर है और ईस्ट इधर है, तो उत्तर पश्चिम में बहेगी, है ना, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर यहाँ पश्चिम, यानी कि इस दिशा में पैरेलल बह रही है, समानांतर। तो कह रहा है कि किश्तवाड़ के पास किस पर्वतमाला को काटती है, यानी कि वहाँ से गुजरती है किस पर्वतमाला को काटते हुए। तो यह चेनाब को काटती है, ठीक है। चेनाब नदी जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्र और भाग नदियों के संगम में बनती है, ठीक है। चेनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के पैरेलल, यानी कि समानांतर नॉर्थ और वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में ये क्या होती है, बहती है। और किश्तवाड़ के पास जो पर्वतमाला है उसे यह क्रॉस करती है, काटती है। यह सिंधु नदी की क्या है, एक सहायक नदी है। कौन सी साथियों? चेनाब, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? इसको 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड से शुरू किया गया था, जैसा मुझे याद है। एक बार आप चेक करेंगे, ठीक है। झारखंड से नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। अगर झारखंड गलत होता है तो एक बार आप चेक कर लेंगे, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 24 भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 239 है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25
अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है। कहाँ पे है सबसे ऊंची चोटी? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान के सिरोही में गुरु शिखर नाम का पर्वत है जो यहाँ का सबसे ऊंचा। ठीक है ना। देखिए लिखने में कभी कभी गलती हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखने में बनता नहीं है ना, गुरु शिखर कोई पैड नहीं है जिस पे लिख रहे हैं। गुरु शिखर पर्वत पड़ता है जो कि राजस्थान के सिरोही में पड़ता है। देखिए सी लिखे हैं तो जी हो गया, राजस्थान के सिरोही में पड़ता है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें कि भाई ये कितना ऊंचा है, हाइट भी एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है कि भाई पूछ दे, तो आप रोक नहीं सकते कि भाई काहे के लिए पूछ दिए। तो 1722 से 1724 के आसपास इसकी हाइट है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की डैश प्रजातियों के द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। तो यह होता है एडीज नाम। ठीक है ना, एडीज जीका वायरस जो है वो मुख्यतः मच्छरों के एडीज प्रजाति होती है। मच्छरों में होता है ना वैरायटी प्रजातियाँ, उसमें एडीज प्रजाति के द्वारा विषाणु के कारण फैलता है। वो जो काटती है तो विषाणु के कारण जो है एक दूसरे में क्या होता है, यह फैलता है। समझ रहे हैं। और इसके अलावा अगर इसका टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो मूत्र यानी कि यूरिन टेस्ट के माध्यम से, ब्लड टेस्ट के माध्यम से इसका टेस्ट किया जाता है। साथियों आप वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे और कमेंट में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देंगे। और आप रीजनिंग का भी क्लास ज़रूर करेंगे, मिस नहीं करेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे और आप उसके बाद कमेंट करें कि किस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया। इतना शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन फ्री क्लास में सेट प्रैक्टिस में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना वह 1920 में किया गया था, 17 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, अवध के किसान नेताओं ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1920 में उत्तर प्रदेश किसान सभा से नाता तोड़ा था और अवध किसान सभा का गठन किया था। प्रश्न संख्या 28। सितंबर 2021 में डैश ने पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया था। तो यह बनी अवनी लेखड़ा। ठीक है, यह एक भारतीय पैरालंपियन और राइफल शूटर है। उनके द्वारा सितंबर 2021 में अवनी लेखड़ा के द्वारा, ठीक है, 2 पैरालंपिक पदक जीता गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 29। भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत, भू राजस्व का कौन सा प्रणाली था, उसके तहत भूमि के स्वामित्व का अधिकार किसानों को सौंप दिया गया और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी, यानी कि मध्यस्थता किसी का नहीं था, बिचौलिया नहीं था। तो यह प्रणाली थी रैयतवाड़ी प्रणाली, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या होता था कि भूमि का मालिक का जो स्वामित्व है अधिकारी किसान को सौंप दिया गया था, किसान ही भूमि का मालिक होता था और ब्रिटिश सरकार उनसे डायरेक्टली टैक्स वसूल करती थी। रैयतवाड़ी कर व्यवस्था को पहली बार 1792 में मद्रास के 12 महल, मद्रास में पड़ता है 12 महल, ठीक है ना, इस जिले में पहली बार लागू किया गया था 12 महल। प्रश्न संख्या 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति होती है? अगर आप शतरंज खेलते हैं तो साथियों शतरंज के बारे में जान जाइए कि कुल मिला के शतरंज में 32 मोहर होते हैं, ठीक है ना, और शतरंज के कुल 32 मोहरें होती हैं, ठीक है। और शतरंज की अगर बात करें तो इसमें 2 खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ से कुल जो है, यानी कि एक खिलाड़ी 32 मोहर के साथ एक खिलाड़ी 16 मोहर के साथ खेलता है, ठीक है। इस क्षेत्र का मान लेते हैं, है ना, इस तरीके से रहता है, इस तरीके से एग्जैक्टली तो हम नहीं बना पाएंगे ना यहाँ पे। तो एक साइड जो है 16 मोहर इधर वाला लेता है और 16 मोहर के साथ इधर साइड वाला खेलता है, ठीक है। कुल यानी कि 8 8 या 8 8 64 64 होता है ना। और अगर वर्तमान में बात किया जाए कि चेस के नंबर 1 प्लेयर कौन है, तो मैग्नस कार्लसन है, जिनका संबंध नॉर्वे से है, ठीक है। 7वीं सदी में सबसे पहले चेस की शुरुआत भारत में हुई थी और उसे 7वीं सदी में सबसे पहले भारत में खेला गया था और इसका नाम था चतुरंग। चतुरंग नाम से खेला जाता था चेस को भारत में।
हम लोगों से प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि कौन जो है पीछे की ओर, है ना, आगे चलेगा, पीछे चलेगा, लेफ्ट, सब तरह चलेगा। तो एक राजा चलता है, ठीक है, पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है पूछ रहा है, तो राजा चलेगा, वजीर चलेगा, ठीक है, ऊँट भी चलेगा। लेकिन प्यादा क्या करेगा, प्यादा सीधा चलता है, लेकिन काटता कैसे, चलेगा आपका, चलेगा सीधा, ठीक है ना, चलेगा सीधा और काटेगा तिरछा। प्यादा जो है ना काटेगा, तिरछा काटता है और सीधा चलता है। प्रश्न संख्या 31, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है? तो यह आपकी 8वीं अनुसूची है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें हिंदी भाषा भी शामिल है। कुल 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 32, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत कथन कहा गया है? तो पहले पढ़ते हैं। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का तो एक पोता था, तो सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, सही बात है। इतने सारा जो लोग मारे गए थे उसके बाद अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है ना, इतना ब्लड देख के, खून देख के वो क्या किया था, इस सब चीज़ का त्याग कर दिया था, सही है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं का तो यह पोता था, तो सही बात है। चलिए, डी नंबर कह रहा है कि चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जैसे कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक का विरोध किया था। नहीं साथियों, यह इनका महामंत्री था, महामंत्री थे, प्रधानमंत्री कहिए, इनकी प्रधानमंत्री थे और यह इनके गुरु भी थे। इन्हीं के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया गया था, प्रशिक्षित जो है इन्होंने ही किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य में इनके द्वारा प्रतिभा की खोज की गई थी। जब वह एक खेल खेल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसमें उसने राजा का रोल किया था, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा लगा कि भाई यह फ्यूचर में इसमें राजा बनने की योग्यता है, काबिलियत है, और इसी के आधार पर उनमें प्रतिभा की खोज की गई थी चाणक्य के द्वारा, ठीक है, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के भी नाम से उन्हें जानते हैं। प्रश्न संख्या 33, द डे आई स्पॉट ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? इस पुस्तक को लिखे हैं सुधा मूर्ति ने, ठीक है, सुधा मूर्ति के द्वारा इसे लिखा गया था, और यह जो है इन्फोसिस की अध्यक्ष है, इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? उसे साथियों फाइनोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे फाइनोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। यह अधिकतर हरी सब्जियों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 35, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? कुल कितनी राशि है? तो देखिए यहाँ पे जो है मुद्रा योजना, उसकी कुल 3 कैटेगरी होती है, और उसमें शिशु योजना जो है उसके अंतर्गत 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 36, 6 अप्रैल 1919 को डैश के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसे किसके विरुद्ध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को इसे मनाया गया था, और इसी को लेकर, इसी रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा गया था, इसे लेकर के डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किस्लू की वहाँ पे क्या की थी? गिरफ्तारी कर ली गई थी, और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा हुआ था, और उस भीड़ पर जनरल ओडायर के कहने पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, और यह जलियांवाला नरसंहार का जो है अंजाम हुआ था। चलिए, प्रश्न संख्या 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया? तो इनका संबंध कथक से है। ऑप्शन नंबर डी, 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 38,
निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? जहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें मैग्नीज जो है आपका है लौह खनिज है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः पायरोसुलाइट नामक एसिड से किया जाता है। यह पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसे इसका रासायनिक सूत्र होता है KMaO4, KMA ठीक है ना, KMnO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 39। साथियों कभी कभी क्या होता है ना कि आपको लिखने के दौरान बोर्ड पे परेशानी होती है, चूँकि वैसा कोई पैड नहीं है अपने पास, तो थोड़ा सा परेशानी होती है। प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 39 में कह रहा है कि वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? वेडिंग का मतलब शादी से होता है, ठीक है ना, वेडिंग का मतलब शादी समारोह वगैरह। तो वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो इसे लिखा गया था गिरीश कर्नाड के द्वारा, ठीक है, जो कि क्या है माथेरान महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 1998 में उन्हें ज्ञानपीठ सहित पद्मश्री पुरस्कार से भी, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रश्न संख्या 40। देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो यह साथियों वाराणसी उत्तर प्रदेश में देव दीपावली त्यौहार मनाया जाता है और इसे कार्तिक माह की पूर्णिमा को इसे मनाया जाता है, ठीक है। इस उत्सव के दौरान है ना, इसकी माने इसको मनाने की जो परंपरा थी शुरुआत, उसको 1985 में शुरू किया गया था। शुरुआत की गई थी इसको मनाने की 1985 में। पंचगंगा घाट पर इसकी शुरुआत हुई थी। पंचगंगा घाट पर इसकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 41। डैश दो टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो यह हो जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जैसा कि आप जानते हैं। प्रश्न संख्या 42। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो यह है लूनी नदी की सहायक नदी। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ी से होता है। इसका मतलब उद्गम कहाँ से निकलता है? उद्गम होता है नाग पहाड़ी से। नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कहाँ पे है? अजमेर में, ठीक है। प्रश्न संख्या 43। अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो यह बनी थी तस्नीर मीर। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44। उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनर्विकसित करने की योजना है? एक उड़ान योजना है, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, है ना, उड़ान, इसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, पूरा मतलब है। और इसके तहत पूछा गया है कि टारगेट रखा गया है कितने हवाई अड्डों के निर्माण की और कितने वर्ष के अंदर इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी कि लक्ष्य रखा गया है। तो यह 100 हवाई अड्डों का इसके अंतर्गत, इस उड़ान योजना के अंतर्गत निर्माण किया जाएगा और इसे 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का टारगेट गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है, केंद्र सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 45। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस, इसका अनावरण निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है? इस स्टैच्यू ऑफ पीस का निर्माण राजस्थान में किया गया है, ठीक है। राजस्थान में इसका निर्माण, इसको मतलब बनाया गया है। और यह जो है प्रतिमा, यह आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की यह प्रतिमा होगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 46। अक्टूबर 2030 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने यह घोषणा की, यह पुष्टि की, यह कन्फर्मेशन किया साथियों कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, यानी कि जो गेम्स होगा उसका आयोजन गोवा में किया जाएगा।
प्रश्न संख्या 47, 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? इसका मेजबानी जो किया जाएगा वो भारत के द्वारा 2023 संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, 2032 में होने वाले ओलंपिक व पैरालंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिली है? इसकी मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया और ब्रिस्बेन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसे 2032 में होने वाले ओलंपिक व पैरालंपिक खेलों की मेजबानी प्रदान की गई है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में संबंधित है यह ब्रिस्बेन, वहीं पे वहाँ का एक शहर है, उसे ही यह मेजबानी का अवसर प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 49, मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो इसका निर्माण साथियों खंडवा में किया जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश के खंडवा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी कि तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है, उसको बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर फ्लोटिंग सोलर प्लांट की अगर बात करें तो बताया जाने वाला यह प्लांट 2022 से 23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, ठीक है, यह जो है ना इसको 2022 से 23 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब बताइए साथियों 2023 तो आपका कंप्लीट हो गया है, ये बन चुका है और इसके द्वारा 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या आपका 50 नंबर प्रश्न, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है? तो इसके द्वारा जो है भूटान में भी शुरू की गई है, साथ ही साथ आपका साथियों श्रीलंका में भी शुरू किया गया था, ठीक है, श्रीलंका में भी शुरू किया गया था। चूँकि ऑप्शन यहाँ पे बी है भूटान, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि भीम यूपीआई के माध्यम से जो वहाँ के नागरिक हैं उनके मध्य और यहाँ में ट्रांजैक्शन की सुविधा हो जाएगी, लेन देन सुलभ हो पाएगा। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो प्लाज्मोडियम दिया हुआ है वह क्या है? परजीवी है। परजीवी मतलब जो दूसरे पर आश्रित होता है, ठीक है। मलेरिया रोग जो है वह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए MS विंडोज़, लिनक्स, मैक OS यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, ठीक है, तो यह क्या है? एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है। यह क्या होता है? प्रोग्राम होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है या फैलती है? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है एंथ्रेक्स, ठीक है, एंथ्रेक्स जो है वह जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारी है। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ जैसे टाइफाइड है, काली खांसी है, टिटनस है, ये सब भी आपको जीवाणु के कारण फैलता है। एड्स आपका विषाणु से फैलता है, ठीक है ना, ये सब जो है आपका विषाणु से फैलता है। चलिए प्रश्न संख्या 54, MB का पूर्ण रूप क्या है? MB को क्या करते हैं? तो मेगाबाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? एप्पल किस टाइप का उपग्रह है? तो यह क्या है? संचार उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है एरियोन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 56, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो यह हो जाएगा आपका पेप्सिन नामक जो एंजाइम है उसका यूज जो है प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में बदलने के लिए या अपघटित करने के लिए या तोड़ने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 57, आइरोब टूना क्या है? यह क्या चीज़ है? आइरोब टूना। तो यह क्या है? अधुजल ड्रोन है। यह क्या है? अधुजल ड्रोन है। भारत का पहला
पानी के नीचे रोबोटिक ड्रोन आईरोब टूना को रक्षा अनुसंधान संगठन एवं विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया है ना, यानी कि DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे तैयार किया गया है। प्रश्न संख्या 58, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन B9 की कमी से यह जो है एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वह विटामिन B9 की कमी से होता है। हालांकि यह रेयर ऑफ रेयर होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 59, मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है स्ट्रोंटियम 89 का यूज किया जाता है। मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर यानी कि एक हड्डियों में होने वाला कैंसर है और इसके ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रोंटियम 89 का यूज किया जाता है। स्ट्रोंटियम 89 क्या है? एक रेडियो आइसोटोप है। प्रश्न संख्या 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? इसमें से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो यह क्या हो जाएगा? गंधक यानी कि सल्फर, इसे S से डिनोट किया जाता है। प्रश्न संख्या 61, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके स्पीड को क्लॉक स्पीड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 62, अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे बिहार SSC की तैयारी आपकी सबसे बेहतरीन होने वाली है। सेट प्रैक्टिस तो आपका नंबर 1 होता ही है, और रहा बात एक्सप्लानेशन की, तो एक्सप्लानेशन भी आपका आप रीजनिंग का देख लीजिए। आप जितने GK GS का प्रश्न है वहाँ से देख सकते हैं उस सारे सेट को, जो अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो अगर मिस कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 62, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इसे न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, अगर न्यूटन के प्रथम नियम की बात करें तो वह जड़त्व का नियम है, जिसमें कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और जो वेग में है तो रेस्ट का विरोध करेगी। तो यही होता है जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम था। चलिए प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित वेब ब्राउजरों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यह क्या हो जाएगा? मोजिला फायरफॉक्स, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और सफारी यह क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है ये सब, और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है ना। लेकिन मोजिला फायरफॉक्स क्या है? यह एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 64 कह रहा है कि एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार है ना, इसका उपयोग किस उपग्रह में किया गया है? तो इसे रिसेट 2B नामक एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है, उसमें इसका यूज किया गया है। आप याद रखेंगे, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पूछा गया है कि एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, इसका उपयोग किस उपग्रह में किया गया है? तो यह उपग्रह है रिसेट 2B, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 65, डैश एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, कौन सा है? तो यह सिस्टीन है। ठीक है ना, सिस्टीन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, यानी कि एसिड है। चलिए प्रश्न संख्या 66, एक सुक्रोज में, प्रश्न में कह रहा है कि एक सुक्रोज में डैश कार्बन परमाणु होते हैं। कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 12 कार्बन परमाणु होते हैं। सुक्रोज एक डाइसैकराइड होता है और इसके प्रांगजलीय का निर्माण ग्लूकोज तथा फल शर्करा के एक एक अणु से मिलकर होता है। इसका स्वाद जो है वो मीठा होता है। प्रश्न संख्या 67, सुपर कंप्यूटर परम 8000, इसका विमोचन किस वर्ष किया गया था? तो इसका विमोचन जो है 1991 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। इसमें 800 ट्रांसप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ
ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। तो यह हो जाएगा आपका आयोडीन, ठीक है ना। आयोडीन जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, एक प्रोसेस के तहत इस आयोडीन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आयोडीन एक पोषक तत्व है जो शरीर में थायराइड नामक रसायन बनाने के लिए आवश्यक होती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो गलघंट कहिए अथवा घेंघा रोग कहिए, है ना, तो ये इससे हो जाता है। प्रश्न संख्या 69, अगर आयोडीन की कमी बच्चों में रही तो बच्चे क्या होते हैं, मंदबुद्धि पैदा लेते हैं। प्रश्न संख्या 69 में कह रहा है कि सीपीयू की गति को किसमें मापा जा सकता है, तो इसे मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू में क्या कह रहा है, किसकी गति को, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है। अब देखिए प्रश्न में अक्सर ट्विस्ट है, इतने आसान प्रश्न नहीं है, सीधा सा प्रश्न है, लेकिन देखिए सीपीयू जो घड़ी की गति होती है या घड़ी की दर हर्ट्ज में मापी जाती है, लेकिन आमतौर पर गीगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में एक सीपीयू की गति की माप की जाती है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 70 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है। तो यह आपका 0 केल्विन के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि इस तापमान पर, है ना, अगर केल्विन की अगर बात करें तो वह 0 के बराबर हो जाता है ना। चलिए प्रश्न संख्या, चूंकि वह क्या होता है, परम शून्य ताप होता है, आप पढ़े होंगे परम शून्य ताप। परम शून्य ताप आपका बायोलॉजी का क्लास किया हुआ है, उसका महामैराथन सेशन है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड है, तो ज़रूर देखें। हिस्ट्री का जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, वह भी प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत सारी क्लासेज यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हैं, अगर आप उसे मिस किए तो ज़रूर देखें, आपका स्कोर जो है किसी भी एग्जामिनेशन में बूस्ट ही होगा वहाँ से। बहुत ही बेसिक तरीके से उसमें भी समझाया गया है। प्रश्न संख्या 71, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है, सबसे छोटा दिन पूरे वर्ष भर में, तो यह होता है 22 दिसंबर, है ना। ऐसा इसलिए चूँकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, यानी कि ठंडा होता है, और इसी दिन साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। 22 दिसंबर को अगर दिन छोटा होगा तो रात क्या हो जाएगी, लंबी, रात लंबिया हो जाएगी, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 72, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, तो यह हो जाएंगे लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इन्हीं के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिजेक्ट किया गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 73, भारत सरकार के द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है, किसे चेंज करके, तो यह है इंदिरा आवास योजना, इसको चेंज किया गया और इसे नया नाम दिया गया था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रश्न संख्या 74, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो यह जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल ओडायर के द्वारा जो है लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी, जो कि वह जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा के लिए वहाँ पे जुटे थे। और उस दौरान जो है यह 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इससे आहत होकर क्षुब्ध होकर ये क्या बोलते हैं आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें प्रदान की गई थी, उनको इन्होंने लौटा दिया था। प्रश्न संख्या 75, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत बम्बई से हुई थी 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। गांधी जी ने आह्वान किया था और पूरे समूचे देश में बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है, मेगास्थनीज, ठीक है ना।
और राजतरंगिणी जो है वह कल्हण के द्वारा लिखा गया है। तो आपको इसका आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। प्रश्न संख्या 77, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 2020 तक की अगर बात करें तो इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ठीक है, 18 वर्ष निर्धारित है। प्रश्न संख्या 78, और यह जो साथियों हुआ था, पहले जो है मतदान की अगर न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष थी, ठीक है ना। जब 1988 में संसद में 62वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद मतदान की आयु को घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। किसके माध्यम से, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह था आपका 62वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन जो कि आपका साथियों 1988 में हुआ था। और इससे पूर्व जो है मतदान करने की आयु जो है 21 वर्ष हुआ करती थी और इसे चेंज करके 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका मतलब है हरित क्रांति खाद्य और अनाज उत्पादन से। तो 78 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। भारत में एस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। एस स्वामीनाथन, एक हिंदी और एक इंग्लिश लिखते हैं, कोई दिक्कत, स्वामीनाथन, ठीक है, इनको इसका जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 79, पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसे जो है हस्ताक्षरित किया गया था 1932 में। यरबदा जेल पूना में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य यह पूना समझौता हुआ था। इसमें क्या हुआ था? पृथक निर्वाचक प्रणाली पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो है व्यवस्था किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा था, है ना। इसमें जो है पृथक निर्वाचन का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। अनशन पहली बार आमरण अनशन किया था यरबदा जेल में, आमरण अनशन इनके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। तो आधे अधूरे मन से भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस पूना पैक्ट पर हस्ताक्षरित किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब साथियों सिराजुद्दौला था। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध की अगर बात करें तो यह आपका 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने बुरी तरीके से हराया था और इस युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध का नेतृत्व किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न, ठीक है साथियों, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी गई थी, ठीक है ना, सेना नायक की संज्ञा दी गई थी। उसने बहुत ही कुशल नेतृत्व किया था और इन्हें हराया था। उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 को जब बक्सर की लड़ाई हुई थी तो उसमें अंग्रेजों का उसके बाद क्या हुआ था? पूर्ण उस पर कहिए कि प्रभुत्व अंग्रेजों का स्थापित हो गया था। चलिए प्रश्न संख्या 81, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ईवीएम की शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी, पहली बार 1982 में केरल का जो 17 पारुल विधानसभा चुनाव हुआ था उसी क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया गया था। प्रश्न संख्या 82 नंबर प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारत के लिहाज से प्रथम थे और विश्व के लिहाज से 138वें थे, विश्व के लिहाज से 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। और महिला की अगर बात करें तो सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी थी, जबकि पहली महिला बनी थी आपकी कल्पना चावला, ठीक है। प्रश्न संख्या 83, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? तो इसे 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 1973 ईस्वी को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। उसके बाद प्रत्येक साल को 5 जून को इसे सेलिब्रेट किया जाता है।
2021 का विषय था। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 84। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1784 में की गई थी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी और यह स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी कोलकाता में। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, जो कि इस सेट नंबर 20 का अंतिम प्रश्न है। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अमृत कहते हैं, इनमें से किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे है? तो मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान होगी, इसी के तरह अमृत का इससे संबंध है। ठीक है साथियों, इस तरीके से आपका सेट नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अगर आपने किसी भी सेट को मिस किया हुआ है तो इस आरबीडी का एक अलग से प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें यह वीडियो ऐड हो जाएगा। टोटल 20 सेट यहाँ पे अपलोड है जीके जीएस का। और रीजनिंग का साथियों सेट 2 नंबर अपलोड हो चुका है, जो स्पेशल रीजनिंग है आरबीडी का सेट नंबर 1 और 2। आप इसे जाकर जरूर देखेंगे, क्योंकि रीजनिंग आपके एग्जामिनेशन में एक्स फैक्टर साबित होगा। जो मैक्सिमम इसको रीजनिंग में करेंगे और जीके जीएस अच्छा कर लेंगे, सिलेक्शन उनका होना तय है। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों से मिलते हैं, विदा लेते हैं। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, जो कि रीजनिंग का सेट नंबर 3 होगा आरबीडी के सेट से। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस वीडियो के साथ, इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए।